चलो आज इस वीडियो में समझते हैं कि हमारे देश में जो पॉलिसी मेकिंग है वो कितनी ही वाहियात, घटिया और थर्ड क्लास है। पॉलिसी मेकिंग मतलब हम जब लोगों के लिए कोई नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं, उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं, कितना पब्लिक का ध्यान रखा जाता है, कितना एक्सपर्ट से बात किया जाता है या बस ऐसे ही उठ के हम पॉलिसीज़ बना देते हैं। इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है इसके बारे में हम लोग आजकल बहुत सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है और काफ़ी वक्त हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये तो अमीर गरीब सबको एक तरीके से अटैक करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है क्योंकि गरीब और अमीर ये दो बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट होते हैं। और क्या सरकार जो लोग ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, गरीब हैं, वर्कर क्लास है, लेबरर क्लास हैं, जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, अब उनको बाहर जाना पड़ता है। क्या उनको सोच के क्या कुछ पॉलिसीज़ बना रही हैं, क्या बस ऐसे ही पॉलिसीज़ बना देती हैं? ठीक है? हम देखेंगे सरकार के बारे में जब आप लोग टीवी, मीडिया, इंस्टाग्राम यहाँ-वहाँ देखते हो, तो आप देखोगे इधर-उधर की बातें होती हैं। पार्लियामेंट में चाहे देख लो किस टाइप की डिस्कशंस हो रही हैं। जब हम किसी नेता का बयान सुनते हैं, हर चीज़ में रिलीजन घुसा देना, कल्चर घुसा देना। मैं कल देख रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, दिल्ली की एक लेडी मिनिस्टर हैं, जो ऐसे तो लगता था कि कल तक अचार बनाती थीं, अब नेता बन गई हैं। तो वो जा के जो अफ्रीकन के कोचेज़ हैं, इंडिया में वो फुटबॉल की कोचिंग सिखा करते हैं बच्चों की, उनको जा के धमका रहे हैं कि हिंदी सीखो 1 महीने में, नहीं तो देश छोड़ दो। और कोई काम नहीं रह गया है इनको। ये आलतू-फालतू चीज़ें, कभी क्रिसमस में जो वेंडर्स हैं, गरीब आदमी है बेचारा, सांता क्लॉज की टोपियाँ बेच रहा है, उसको पकड़-पकड़ के मारना कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें ये सब क्यों कर रहे हो? तो क्या सरकार हम लोगों ने यही सब काम करने के लिए चुना है? जो चीज़ रिलीजियस चीज़ें हैं, जय श्री राम, हर हर सवाल का आंसर है जय श्री राम। जय श्री राम इज़ अ गुड थिंग बट इट्स अ रिलीजियस थिंग, उसको रिलीजन पे रहने दो। उसको क्यों आप हर क्वेश्चन का आंसर बनाते हो? एक चुटकुला चलता था ना बचपन में, सुना होगा आप लोगों ने, कि एक बच्चा था, उसका एग्ज़ाम था, एसे लिखने का एग्ज़ाम था। वो ऐसे रट के आया बेस्ट फ्रेंड पे और ऐसे आ गया फादर पे। अब उसने क्या किया, बेस्ट फ्रेंड का नाम हटा के हर जगह पे फादर लिख दिया कि फादर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, आई हैव मेनी फादर्स बट राहुल इज़ माय बेस्ट फादर। तो ये सरकार भी कुछ-कुछ इस टाइप का है, उसके पास हर सवाल का एक ही जवाब है, बोल दो जय श्री राम, बात खत्म। तो जय श्री राम में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ रिलीजियस थिंग, उसको मंदिरों में रहने दो, रिलीजियस एरिया में रहने दो। पॉलिसी मेकिंग का जवाब नहीं हो सकता है रिलीजन, कभी वंदे मातरम, कभी भारत माता की जय, दैट कैन नॉट बी आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है? तो अब हम देखते हैं सरकार कितनी घटिया पॉलिसीज़ बनाती है, उससे कितना बुरा इम्पैक्ट होता है और क्या सीखने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो लोग भी वोट देते हैं उसको पता होना चाहिए कि पॉलिसी, अच्छे पॉलिसीज़ बनाना कितना ज़रूरी है और हमें एग्जैक्टली मांगना क्या होता है सरकार से। तो देखो, दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है ना, ये सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है बल्कि क्लास डिवाइडिंग फोर्स भी है, क्योंकि गरीब आदमी कभी भी अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा नहीं सकता। ठीक है? क्लास डिसाइड करता है कि कौन साफ़ हवा कंज़्यूम करेगा और कौन टॉक्सिक हवा कंज़्यूम करेगा। हवा की अपनी-अपनी कैटेगरी होती है, जो एयर है वो मॉडरेटली पॉल्यूटेड हो सकती है, वो पुअर हो सकता है, वेरी पुअर, सीवियर, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। जो अमीर आदमी है, जो वेल्दी है, वो अपने आप को इंसुलेट कर सकता है, अपने घरों को सील कर सकता है, ऑफ़िसेज़ को सील कर सकता है, एयर प्यूरीफायर लगा सकता है, फ्लेक्सिबल वर्क फ़ॉलो कर सकता है, पर गरीब आदमी नहीं कर सकता। आप स्विगी, ज़ोमैटो मंगाते हो, कभी भी मंगाते हो, जिस टाइम मंगाते हो, उसे बाहर निकल के डिलीवरी करना है। ग्रोसरी मंगाते हो फ्लिपकार्ट से, बिग बास्केट से, उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है? तो उसके पास चॉइस नहीं है, तो यहाँ पे हम एक सोशल इश्यू भी देख रहे हैं इसके साथ। पोल्यूशन जो है वो डेली लिव्ड इनइक्वालिटी है, ठीक है? रोज़ जीने वाला एक भेदभाव का तरीका है कि अमीर अपने आप को किसी भी तरीके से बचा सकता है, पर गरीब जो है वो नहीं बचा सकता है। उसकी इनकम की बात है, वो नहीं काम करेगा तो उसकी इनकम उस दिन की गई, ठीक है? तो पहले देखते हैं माइग्रेंट वर्कर, जो मान लो बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ से जो लोग उठ के आते हैं, दिल्ली जैसे जगहों पे जाते हैं काम करने। पहला तो इनका प्रॉब्लम है कि ये लोग रहते भी ऐसी जगह हैं, अब ये लोग कोई हाई राइज़ बिल्डिंग में तो रह नहीं सकते। तो इनका जो मेन जो जहाँ पे इनका वास होता है, वो या तो हाईवे किनारे, या तो इंडस्ट्रियल ज़ोन, या तो कंस्ट्रक्शन साइट के आस-पास, या तो गार्बेज डंप के आस-पास। तो जहाँ पे भी इनकी झोपड़ियाँ, झुग्गियाँ ये सब होती हैं, तो इस टाइप के एरिया में होती हैं जहाँ पे पोल्यूशन कॉन्सन्ट्रेशन सबसे हाईएस्ट है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद इनका जो काम का तरीका है, जो जॉब है इनके, वो या तो कंस्ट्रक्शन साइट, सैनिटेशन एरिया, ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, ई-रिक्शा वगैरह चला रहे हैं, वेंडिंग का काम कर रहे हैं, डिलीवरी एजेंट का काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं। तो इनको आउटडोर प्रेजेंस इनकी ज़रूरत ही है, चाहे जो एक्यूआई हो, इनको जाना ही है, नहीं तो इनका काम नहीं चलेगा। जो ई-रिक्शा वालों से पूछा गया, तो ज़्यादातर ई-रिक्शा वालों का कंप्लेन है हेडेक का, ब्रीदिंग प्रॉब्लम का। इट्स अ रेगुलर थिंग और ये यूज्ड टू हो चुके हैं अब इन चीज़ों से।
गरीब ये भी होता है ना, एडजस्ट हो जाता है बहुत जल्दी, उसको पता ही नहीं है कि ये इन चीज़ों का मांग भी करना होता है सरकार से। सरकार कुछ भी फिर आती है इनको बेच के चली जाती है। कभी इलेक्शन के पहले एक लाडली बहना वाला स्कीम निकाल दिया, या तो 10,000 रुपये दे दिए इनके जेब में, बट बाकी का 5 साल क्या, वो तो 5 साल में एक बार आता है इलेक्शन, बाकी का टाइम क्या। तो लोगों को पता ही नहीं है कि मांगना क्या है लोग सरकार से। उसके बाद जो ये लोग आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, ये आते ही क्यों हैं? ये आते हैं क्योंकि इनका जो रूरल इकोनॉमी था, वो फ़ेल कर दिया गया है। इनके जो गाँव का जो एक इकोनॉमी होता था, जिससे ये लोग कमा खा सकते थे, उसको फ़ेल कर दिया गया है। वहाँ पे ना खेती-बाड़ी होती है, और जो भी होती है, इट्स नॉट प्रॉफ़िटेबल फॉर देम। इसीलिए वो मजबूर होते हैं ऐसे एरिया में आके पॉल्यूशन के बीच में रह के काम करने का। सिर्फ़ वोट के वक़्त वोट डालने चले गए, उस वक़्त 10,000 रुपया घर में आ गया, एंड दैट्स इट। उसी में खुश हैं। तो लोगों को भी अपने प्रायोरिटीज़ पता नहीं है। तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है, अगर लोग अड़ जाएँ कि नहीं हमको ये चाहिए, हमें रूरल इकोनॉमी वापस अच्छे से बना के दो। अगर हम काम करते हैं बाहर तो एनवायरनमेंट बना के दो, नहीं तो वोट नहीं देंगे। अगर ये चीज़ बना ले लोग मन अपने आप में, तो फिर सरकारें मजबूर होंगी। फ़ोर्स नहीं कर सकती। अभी तक फ़िलहाल उस लेवल का डिक्टेटरशिप नहीं आया है। अगर लोग अड़ जाएँ तो अभी भी चीज़ें हो सकती हैं, पर लोग ही जागृत नहीं हैं, लोग ही अवेयर नहीं हैं, तो क्या ही हो सकता है। अगर आप अपना भला-बुरा ही ना समझें, तो कोई बाहर से थोड़ी ना लोग आएगा आपको सही आपका भला करने। वो तो अपना काम करेगा, निकल जाएगा। देन सर्वाइवल जो है वो चॉइस बन जाता है। अच्छा, ये वीडियो जो भी लोग सुन रहे हैं ना, पूरा सुनिएगा, क्योंकि आखिरी तक अच्छे-अच्छे पॉइंट्स आएँगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में मैंने अच्छी चीज़ें दे दी और लास्ट में आपको बोर करूँगा। पूरा आखिर तक आपको अच्छे-अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, तो पूरा आप सुनिएगा प्लीज़। अच्छा, जो सर्वाइवल है ना, वो चॉइस बन जाता है। या तो आप टॉक्सिक हवा सूँघ के मरो, या तो भूख से मरो। अगर आप हवा के डर से बाहर नहीं गए, तो आपका इनकम चला जाएगा और फिर आप भूखे मरोगे। तो पॉल्यूशन एक सरकार का एक पॉलिसी है, ग्रैप बोलते हैं, ग्रैप बोलते हैं। तो उसके अंडर क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारी हॉल्ट्स लगा दी जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत सारी हॉल्ट्स लगा दी जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। मगर उससे जो जॉब लॉसेस हुए, जो इनकम लॉसेस हुए, उसका कोई कंपनसेशन का बात नहीं होता। तो लोगों को मजबूरन काम करना ही पड़ता है, क्योंकि चाहे 1,000 भी एक्यूआई चला जाए, अगर वो नहीं काम करने जाएंगे तो वो भूखे मरेंगे। सो द चॉइस इज स्टार्क, या तो आप टॉक्सिक एयर कंज्यूम करो, या तो भूखे मरो। अच्छा, तो ये जो है एक विशियस लूप, एक नेगेटिव लूप क्रिएट करता है। अगर आप बाहर गए तो आपका हेल्थ डिटेरियोरेट होगा, फिर आप बाहर नहीं जा सकते, आपकी गरीबी और बढ़ती रहेगी इस लूप में। इस तरीके से ये लूप चलता रहता है, ठीक है? आप मजबूरी में बाहर गए, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, अब आप बाहर नहीं जा सकते, फिर भी किसी तरीके से गए तो हेल्थ और डिटेरियोरेट हो जाएगा। इवेंचुअली आपकी गरीबी, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं इस लूप में। अच्छा, अगर अभी हम देखें, जितने भी डॉक्टर्स हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ये कहते हैं कि मॉडरेट एक्यूआई भी हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। 98% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अनसेफ एयर कंज्यूम कर रही है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली तो आपको सिर्फ एक विजिबिलिटी देता है, क्योंकि एक तरीके से अच्छा है कि बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है दिन में 6-8 बार उल-जुलूल बातें कर देती हैं। उल-जुलूल बातें दूसरे भी करते होंगे, मगर दिल्ली की तरह विजिबिलिटी, एक्सपोज़र नहीं मिलता है। दिल्ली में करते हैं तो हम लोग को सुनाई पड़ जाता है कि वो किस लेवल की बातें करती हैं, किस लेवल के काम करती हैं। चाहे वो मॉनिटरिंग स्टेशन पे पानी छिड़कना हुआ, चाहे वो एक्यूआई को टेम्परेचर बोलना हुआ, तो ये सब चीज़ें हैं। दिल्ली इज़ मोर विजिबल, ठीक है? 98% पॉपुलेशन जो है वो अनसेफ हवा ही कंज्यूम करती है, मगर दिल्ली में भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो इट्स विजिबल। जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है ना, वो पीएम 2.5 है। पीएम 2.5 का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर पीएम, और 2.5 मतलब 2.5 माइक्रॉन्स। ठीक है, जिन लोगों ने साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा है पता होगा, माइक्रोन इज 10⁻⁻10 मीटर्स, तो बहुत छोटी चीज़ होती है। एक बैक्टीरिया का साइज़ जो होता है ना, वो 0.5 से लेकर 5 माइक्रोन तक होता है, ठीक है? तो 2.5 इज समवेयर नियर अ बैक्टीरियाज साइज़, एक बैक्टीरिया के साइज़ का होता है, ये बहुत छोटी चीज़ होती है। और ये हवा में ढेर सारा घूम रहा है, और आप जब सांस लेते हो ना, ये आपके सांस के साथ अंदर चला जाता है, और जो भी फिल्ट्रेशन सिस्टम बनी है आपके बॉडी में, वो उसको रोक नहीं पाता है। और ये इतना छोटा है ना कि आपके सारे फ़िल्ट्रेशन सिस्टम को क्रॉस करके भी ये आपके लंग्स तक पहुँच सकता है, ये आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच सकता है, इनफैक्ट आपके ब्रेन तक भी पहुँच सकता है। ब्रेन में कोई चीज़ें ना जल्दी नहीं पहुँच सकती। एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ब्रेन तक दवाई पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मगर ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इतना छोटा है और इतना अच्छे से चीज़ें क्रॉस कर जाता है कि ये ब्रेन तक में पहुंच सकता है, ठीक है? तो टॉक्सिक केमिकल्स हमारे ब्रेन तक भी पहुंचते हैं, और इसमें हमारे लोग जो हैं वो जी रहे हैं। जो गरीब तबका है, जो बाहर जा रहे हैं, जो एक तरीके से मजबूर हैं, वो जी रहा है। अमीर के पास भी ये जाता है, बट उतना उनका एक्सपोजर नहीं है जितना गरीब का होता है। अच्छा,
आपको एक टर्म याद रखना ज़रूरी है अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो या देख रहे हो, उसको बोलते हैं सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये वो बीमारी होती है जो एयर पोल्यूशन से या सिगरेट से या कोई भी गलत सलत हवा, धुआं सूंघने से आपको आता है। ठीक है, क्रोनिक का मतलब क्या है? क्रोनिक होता है लंबा चलने वाला, इसका ऑपोजिट होता है एक्यूट। एक्यूट जैसे वायरल फीवर हुआ, 3-4 दिन हुआ फिर सही हो जाता है, तो उसको हम एक्यूट प्रॉब्लम बोलेंगे। बट कोई बीमारी लंबा चल रहा है, महीनों सालों तक चल रहा है, उसको हम क्रोनिक बोलेंगे। तो क्रोनिक बीमारी है, और बीमारी क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है आपके लंग्स में, आपके विंड पाइप में, और ये लंबा चलता है। तो ये सेकेंड लीडिंग कॉज है इंडिया में डेथ का। ठीक है, और पहले सीओपीडी को एसोसिएट किया जाता था स्मोकिंग के साथ, कि जो स्मोक करते हैं उनको सीओपीडी होता है, पर आजकल सबको सीओपीडी है। स्पेशली दिल्ली वगैरह साइड में जो लोग रहते हैं उनको सबको सीओपीडी है। और सीओपीडी सिर्फ स्मोकर्स को नहीं होता था, पैसिव स्मोकर्स को भी होता था, कि एक कमरे में एक बंदा सिगरेट पी रहा है, बाकी 5 लोग बैठे हैं, वो भी उसका धुआं सूंघ रहे हैं, तो उनको भी सीओपीडी हो जाएगा। तो एक पूना में स्टडी हुआ था, बहुत पुराना स्टडी, लैंसेट जर्नल, मेडिकल जर्नल है, बहुत रेप्यूटेड है। 2009 में ये आया था कि 70% जो सीओपीडी पेशेंट्स हैं वो स्मोकर्स नहीं हैं। तो पहले लोगों को लगता था कि पैसिव स्मोकर्स होते हैं, उनको हो रहा है, क्योंकि खुद तो स्मोक नहीं करते, बाकी दूसरे का धुआं जो है वो कंज्यूम करते हैं। पर आजकल जो सीओपीडी पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे ही एयर पोल्यूशन की वजह से सीओपीडी से ग्रस्त हैं, नॉट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है, इन्होंने एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है सीओपीडी के बारे में, कि ज़्यादातर सीओपीडी पॉल्यूशन ड्रिवन, नॉट स्मोकिंग ड्रिवन। वो लाइफस्टाइल और ड्रिवन नहीं होता, ये पॉल्यूशन ड्रिवन है। अच्छा, अब देखो, जो एयर पोल्यूशन है वो इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 3.5 ईयर्स तक कम कर देती है। ठीक है, आई थिंक 76 है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको कम करके 3.5 कर दिया गया है, और दिल्ली तो सबसे ज़्यादा है, 8.2 ईयर्स कम कर दिया है पर पर्सन। तो सोचो लोग कितनी जल्दी मर रहे हैं, और ये एवरेज है। मतलब कुछ लोग हैं, एक तबका होगा जो बहुत ज़्यादा ग्रस्त होगा इससे, उनका 20-20 साल उम्र कम हो गया है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये रिसर्च की बातें हैं, ये लोग जो रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उनको पता है। जो गरीब आदमी है, जो नहीं पढ़ता, उसको पता ही नहीं है, वो बेचारा अपना दिहाड़ी कमाने में लगा, उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, इसलिए वो ये चीज़ें मांग भी नहीं पाता है। तो समाज में जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके लोग सही चीज़ों का डिमांड कर पाएंगे, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है। एक आदमी के विजडम से नहीं चलता है ना देश हमारा, कि एक कोई डिक्टेटर है, वो समझदार है तो देश सुधर गया। चाइना हो सकता है, सऊदी अरेबिया हो सकता है, इंडिया नहीं हो सकता। इंडिया तब तक नहीं सुधरेगा जब तक उसके पूरी की पूरी जनता समझदार ना हो जाए, क्योंकि लोग तो हम वोट से ही चुनते हैं ना। पूरे जो 150 करोड़ लोग हैं, सब में एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस होनी चाहिए, तब जाके इंडिया सुधरेगा। चाइना, चलो एक शी जिनपिंग था समझदार, या पहले के उनके नेता थे समझदार, उसने अकेले दम पे सुधार दिया देश। या सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान ने अकेले दम पे सुधार दिया देश। इंडिया में नहीं हो सकता। इंडिया में जब तक पूरे के पूरे 150 करोड़ लोग अवेयर नहीं होते हैं, तब तक अपना भला बुरा नहीं समझते हैं, तब तक देश नहीं सुधरेगा। दिल्ली में अगर हम 2023 का डेटा देखें तो 17,188 डेथ्स हुए, मतलब हर 7 में से एक डेथ टॉक्सिक एयर के वजह से हुआ। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे भी एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पे PM2.5 ज़्यादा है, वहाँ पे हवा में पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर जब घूमता है तो उसी के ऊपर चढ़ के बैक्टीरिया भी घूमते हैं, तो आप वो बैक्टीरिया भी अपने सांस के साथ लेते हो, तो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज भी बढ़ते हैं। ये बड़ा ही कॉमन चीज़ है, मैंने खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। आप लोग बताना अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो, कि जब आप खुले एनवायरनमेंट में रहते हो ना, जैसे थोड़े रूरल साइड में चले गए, सब अर्बन साइड में चले गए, जहाँ पे लोग दूर दूर रहते हैं, वहाँ पे लोगों को जल्दी बीमारियाँ नहीं होती है। जैसे ही आप किसी कंजस्टेड सिटी में चले जाओगे ना, आपको इन्फेक्शियस बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। मेरे को ये पता है, जब मैं पहली बार मुंबई गया, और मुंबई में जब आप चलते फिरते हो, बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होता है, अब लोग से हमेशा भिड़ते रहते हो आप। तो अलग अलग टाइप के, मेरे को याद है चिकन पॉक्स भी मेरे को पहली बार तब हुआ था जब मैं मुंबई गया था। मेरे को बहुत सारी, जो टाइफॉइड हो गया था, बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शियस बीमारियां होने लगती हैं जब आप टाइटली डेंसिटी वाले एरिया में रहते हो, क्योंकि बीमारियां जो है ना बड़ी फास्ट ट्रैवल करती हैं एक दूसरे से। वहीं पे जाइए, जब आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे इतना डेंस पॉपुलेशन नहीं है, लोग थोड़े दूर दूर से रहते हैं, तो डिजीजेस उतनी जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि लोगों में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये एक चीज़ है कि डेंसली पॉपुलेशन वाली एरिया, पॉल्यूटेड एरिया, वहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया ट्रैवल बड़ा फास्ट करते हैं। अच्छा, पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट्स अगर हम देखें, तो जितने भी लेबर लॉज बने थे इंडिया में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉज के, एक लेबर काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसके सेफ्टी के प्रति जो लॉज बने हैं, उसमें कभी भी
बाहर काम करने वाले लोगों को ध्यान में नहीं रखा गया है। वो हमेशा फैक्ट्री वर्कर्स, फॉर्मल जो वर्कर्स हैं, उनको ध्यान में रख के चीज़ें बनाई गई हैं। पर बहुत सारे लोग बाहर भी काम कर रहे हैं। आजकल ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट बाहर ही है। स्विगी, ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, ये सब बाहर के लोग हैं, या टोटो चलाने वाले। तो उनके सेफ्टी के बारे में कोई भी लेबर लॉज़ में चीज़ें नहीं हैं। एयर पोल्यूशन को लीगली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, इसीलिए सरकार के लोग पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल देते हैं कि नहीं, एयर पोल्यूशन से किसी की डेथ नहीं हुई है, क्योंकि इसको लीगली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है कि ये कोई ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा, आपको पहले भी बोला, ग्रैप जो है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये बहुत सारी चीज़ों पे हॉल्ट लगा देता है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इस वक्त गाड़ियाँ नहीं घुसेंगी। मगर उससे जो जॉब लॉस होता है या जो हेल्थ का लॉस होता है, उसका गारंटी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कंस्ट्रक्शन साइट पे हॉल्ट तो लगा देता है, पर इसमें कुछ एलिमेंट्स तो होने चाहिए कि कंस्ट्रक्शन साइट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए कुछ उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। जो इनकम लॉस हो रहा है उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। सीधा आय बैन कर दिया, जैसे आजकल दिल्ली में तंदूर बैन करके रखा हुआ है। नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ठीक है, अगर आप वेलफेयर स्कीम की बात करो, तो दिल्ली सरकार ने एक वेलफेयर स्कीम दिया था, मगर देखो हर चीज़ में कैसा लूप होल है, हर चीज़ में कैसा बचने का एक तरीका इन लोगों ने बना रखा है। 10,000 रुपया एक्स ग्रेचिया कॉम्पनसेशन देंगे पोल्यूशन रिलेटेड अगर कोई हॉल्ट्स होता है तो, मगर किसको देंगे? उन्हीं वर्कर्स को देंगे जो BOCW वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन साइट में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को कायदे से रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक वेलफेयर बॉडी है उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं। ठीक है, मगर कौन रजिस्टर करता है यार? कोई उठ के गया है बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, बंगाल से, कहीं से उठ के गया है काम करने, ठेकेदार के पास जाता है, ठेकेदार काम पे रख लेता है, काम पे लगा देता है उनको। कौन उनको उनको कैश पे पैसे मिल जाते हैं दिन में 300-400 रुपया, दैट्स इट। कौन रजिस्ट्रेशन करने का दिमाग लगाता है? वो ठेकेदार पागल है, इनको रजिस्टर करवाएगा तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। कोई नहीं रजिस्टर्ड होता, तो इसलिए सरकार को भी पता है कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, बस दिखाने के लिए लॉ बना दिया है। ये है हमारी घटिया पॉलिसी मेकिंग। सबको सब कुछ पता है, पर सरकार अपने बचने का एक तरीका निकाल लेती है। जय श्री राम बोलने को बोलती है ना, हाँ बोलेंगे, आप दो, दिन में 500 बार जय श्री राम बोलने का 1,000 रुपया दो। देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हाथ पकड़ के एक साथ जय श्री राम बोलेंगे। वो नहीं करना। किसी भी चीज़ में जहाँ पे पैसे खर्च होते हैं वो नहीं करना है। फ्री की चीज़ें करवा लो, फ्री की बकवास करवा लो। जगह का नाम चेंज करने के लिए तो पैसा नहीं चाहिए, नाम चेंज करते फिरो। रिलीजन के बारे में बात करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, करते रहो। कल्चर के बारे में बात करने का, हिंदी के बारे में बात करने का, करते रहो। उसमें तो पैसा नहीं चाहिए ना, फालतू की बातें करवा लो इनसे। तो लार्ज सेक्शन जैसे वर्कर्स हैं, जैसे गिग वर्कर, वेंडर, डिलीवरी स्टाफ, ये रजिस्टर्ड होते हैं, बट ये रजिस्टर्ड होते हैं ई श्रम के अंडर में। पर इनको कोई सपोर्ट नहीं है। ई श्रम वालों को बाहर रखा है। ई श्रम वालों को भी डाल दो इसके अंदर, पर वो नहीं डालेंगे क्योंकि वहाँ पे तो सच में रजिस्टर्ड हैं लोग, वहाँ पे पैसे देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे छोड़ के रखा है। तो वेलफेयर फंड, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पर ये ज़्यादातर इसको बनाया ही इस तरीके से जाता है कि ज़्यादातर जो वल्नरेबल लोग हैं उसको इससे बाहर रखा जाए, पैसे ना देने पड़ जाएं। ठीक है, पैसे तभी देंगे जब इलेक्शन आएगा, 5 साल में एक बार, बाकी और ना देना पड़ जाए। ठीक है, तो हेल्थ केयर की अगर बात करें, सरकार ने जो अपने उद्घाटन मंत्री हैं वो तो हर जगह हरी झंडी लेके पहुंच जाते उद्घाटन करने, मगर वो चीज़ें चल कैसे रही उसका किसी ने ख्याल रखा है? बड़े गाजे बाजे के साथ आयुष्मान भारत का इनाग्रेशन किया गया था। ये क्या है? बेसिकली कार्ड है, हैं कि आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप आयुष्मान भारत का कार्ड दिखाओगे हॉस्पिटल में, वो आपका इलाज करेंगे और सरकार जो बिल बनेगा वो सरकार भरेगी। ठीक है, तो पहली तो इसमें लूप होल ये है कि आयुष्मान भारत सिर्फ हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हो रहे हो तभी आपका बिल भरेगी, बाहर नहीं भरेगी। मगर जो टॉक्सिक एयर वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो कोई जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता है, वो नॉर्मली वो घर पे ही रहते हैं, घर पे ही चीज़ें अपना लगा के किसी तरीके से दवा लेते हैं या फिर एयर फिल्टर लगाते, कुछ ना कुछ करते हैं, मगर ये सारे आउट पेशेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता। तो आयुष्मान भारत तो ऐसे यहाँ फेल हो गया, क्योंकि एयर पोल्यूशन, रेस्पिरेटरी इलनेस वाले लोग घर पे ही अपना इलाज कराते हैं, या वो आउट OPD वाले होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे खत्म हो गया आयुष्मान भारत। जितना भी खर्चा करना है लोगों को अपनी जेब से करना है। और वैसे भी आयुष्मान भारत के अंडर होता भी तो भी क्या फ़ायदा होता? RTI एक डाला गया था February 28 इसी साल का है, कि आयुष्मान भारत के कार्ड से इलाज होता है और हॉस्पिटल फिर सरकार से पैसे लेती है उस इलाज का, पर सरकार तो अपने ड्यूज़ ही नहीं चुकाती है। 1.21 मतलब 1,21,000 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत को चुकाना है अलग अलग हॉस्पिटल्स को, जो उसने चुकाया ही नहीं है अभी तक। तो अब हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान भारत का कार्ड लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो ड्यूज़ तो अपने क्लियर करते नहीं है। सरकार है, सरकार को अब कैसे पकड़े? तो सरकार यहाँ पे अपने जो
उनका चेक बाउंस हो जाता है, वो अपने ड्यूज़ नहीं क्लियर करती हैं। तो 63.9 लाख केसेस हैं जहाँ पे सरकार ने अपने ड्यूज़ नहीं क्लियर किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 64 लाख केसेस हैं। सीएजी के रिपोर्ट के हिसाब से 21% स्टाफ शॉर्टेज है सरकारी हॉस्पिटल में। तो वैकेंसीज़ हैं पर वो उसको भरते नहीं हैं। जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में वो ओवरलोडेड हैं, बहुत ज़्यादा लोड है उन पे। इसलिए आए दिन आप इंस्टाग्राम पे देखोगे डॉक्टर लड़ रहा है पेशेंट से। पेशेंट कल ही मैंने देखा, शिमला में एक डॉक्टर और एक पेशेंट आपस में लड़ रहे हैं। तो ये ओवरलोड, ओवर प्रेशर का नतीजा होता है। पेशेंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनका नंबर जल्दी नहीं लगता, डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि दिन में उनको 400 पेशेंट देखना पड़ता है। ठीक है, जबकि यूएस में एक डॉक्टर 8 पेशेंट से ज़्यादा नहीं देख सकता, अपने यहाँ पे हर दूसरे तीसरे मिनट पे एक एक नया नया पेशेंट देखते हैं। अंडर 5 मिनट कंसल्टेशंस बहुत है इंडिया में। आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्ले में जनरल फिजिशियन होगा, 300-400 रुपये विजिट लेता होगा, जाते हैं आपको 2-3 मिनट देखता है और फिर आपको उसकी वही दवाइयाँ होती है, एक पैरासीटामॉल, एक एंटासिड, एक एंटीबायोटिक और एक मल्टीविटामिन। उसके 70% पेशेंट उसी से वही दवाई घुमाता रहता है, उसी में सही हो जाते हैं। तो ज़्यादातर तो अंडर 5 मिनट कंसल्टेशंस होती है क्योंकि ओवरलोड इतना ज़्यादा है, दवाइयों की शॉर्टेज है सरकारी अस्पतालों में। जो पिछली सरकार थी दिल्ली की, मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह शुरू करा था, वो सब बंद हो गया। तो ये सब था, जो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो ई रिक्शा चलाने वाले, इनका एक एक कुछ तो था इनके पास कि कहीं तो जाके दिखा दें, अब वो सब भी बंद हो गया है। तो ये सीएजी की रिपोर्ट ने ये दिखाया है। ठीक है, और बड़ा अच्छा सिस्टम है कि किसी भी एक आदमी पे जिम्मेदारी ना आए। पॉल्यूशन जो है, वो पॉल्यूशन जो गवर्नेंस है वो अलग अलग मिनिस्ट्री में उसके अलग अलग फ्रैगमेंटेशंस हो रखी हैं। कुछ जिम्मेदारी एनवायरनमेंट मिनिस्टर के ऊपर है, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलता है कि दिल्ली का AQI 450 के ऊपर गया ही नहीं है, सुना होगा आप लोगों ने। कुछ जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऊपर है, जो E20 पेट्रोल बेचने में लगा हुआ है। कुछ जिम्मेदारी हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर आती है, कुछ जिम्मेदारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के ऊपर आती है। देयर इज़ नो सिंगल अथॉरिटी जिसको आप गला पकड़ सको। इसको पूछो तो ये इस पे जिम्मेदारी डाल देता है, इससे पूछो तो इस पे जिम्मेदारी डाल देता है, इससे पूछो तो इस पे जिम्मेदारी डाल देता है, इससे पूछो तो इस पे जिम्मेदारी डाल देता है। ये अच्छा तरीका है, घुमाते रहो आपस में, कैच कैच खेलते रहो। एक सिंगल अथॉरिटी होता है तो आप उसको पकड़ सकते हो। तो ये सरकार ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम बना के रखा हुआ है कि एक सिंगल अथॉरिटी मत रखो, ताकि आदमी जो है वो घूमता रहे। ठीक है, नेशनल मिशंस इंडिया में बने थे टोबैको के ऊपर, डेंगू के ऊपर, रोड सेफ्टी के ऊपर, कोविड के ऊपर, पर एयर पोल्यूशन जो एक नेशनल इमरजेंसी बन गया है आजकल, इसके ऊपर कोई भी नेशनल मिशन नहीं बना है अभी तक। दिल्ली का अगर आप व्हीकल काउंट देखो तो 94 में, मतलब आज से 30 साल पहले 22 लाख व्हीकल्स थे, आज 76 लाख व्हीकल्स हैं, 3 गुना हो गए हैं दिल्ली के व्हीकल। इसका मतलब एमिशन भी बढ़ गया है। उसके ऊपर क्या कर रहे हो आप? ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ गाड़ियां बंद करने से काम नहीं चलेगा, आपको एयर पोल्यूशन के ऊपर कुछ सॉलिड या मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर पानी छिड़कने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मेक सम कॉन्क्रीट पॉलिसीज। उस पर किसी का ध्यान नहीं है, आलतू फालतू बात करवा लो, आलतू फालतू काम करवा लो इनसे। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि जो लेबर लॉज बनेंगे वो क्लाइमेट अवेयर होने चाहिए, एनवायरनमेंट अवेयर होना चाहिए, लीगल रिकग्निशन होना चाहिए पॉल्यूशन का, कि पॉल्यूशन भी एक लीगल मुद्दा है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंडर आना चाहिए, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आना चाहिए, ताकि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जा सकें, और अफोर्डेबल हेल्थ सेंटर्स खोले जाने चाहिए वर्क साइट्स के आसपास। तो जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हेल्थ का ख्याल, स्पेशली एयर रिलेटेड हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाना चाहिए जो नई पॉलिसीज़ बनेंगी। और वर्कर्स जो हैं, जो लेबरर्स हैं हर टाइप के, इंडोर वर्कर्स, आउटडोर वर्कर्स, सबको सेंटर में रख के पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, सबको ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली का जो पुअर विल है कि दिल्ली को काम ही नहीं करना है अपने टॉक्सिक एयर पे, कभी अरावली तोड़ दो उससे सही हो जाएगा, उल जुलूल बातें, ये मजबूर करता है लोगों को एयर, टॉक्सिक एयर को कंज्यूम करने में। ठीक है, चॉइस नहीं है उनके पास, उनकी ज़रूरत है क्योंकि उनको पेट भी पालना है अपना। और ये सबसे ज़्यादा सोशली इम्पैक्ट करता है लोगों को। गरीब आदमी ज़्यादा इससे परेशान होता है कंपेयर टू द रिच एंड एफ्लुएंट पीपल। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।